हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा क्या बेटा 11 है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ओके, अब बच्चे आपने क्या करना है इसमें कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगा कि ये आपको पढ़ना है। ओके, और साथ साथ बेटा हम एग्जाम्पल क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बेटा देखिए बेटा, पहले जो वर्ड आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपका आता है। तो इस पैराग्राफ में बेटा यही मेंशन है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी एक पार्टिकुलर एरिया से पार्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जिस पाथ से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, और एक बात का और ध्यान रखना बेटा आपने, हमेशा करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। क्लियर? दैट्स इट। अब देखिए बेटा यहां पर जो एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, देखो यहां पर उन्होंने एक फॉर्मूला भी मेंशन है कि अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला जाए तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से n मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और e का मतलब चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। क्लियर नोट? इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और करंट को जो मेजर करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है करंट की, वो कितनी होती है? एम्पियर होती है, यानी इसको लिखते हैं किससे? ए से डिनोट करते हो, ये एम्पियर होती है। क्लियर? और चार्ज होता है कूलम्स, यानी कि सी से डिनोट करते हैं। टाइम आपको होता है सेकंड्स, यानी कि एस से डिनोट करते हैं उसको। ओके, क्लियर नोट? वेरी नाइस। और एक बात का और ध्यान रखिए बड़ा, एक कूलम चार्ज के अंदर लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर? दैट्स गुड। देखिए बेटा एक चीज होता है, एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर का मतलब होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर को डेफिनेशन दीजिए, तो इसका मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है उससे हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है। ओके, वैसे तो बेटा करंट के स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर होती है, लेकिन अगर हम छोटी यूनिट्स की बात करें तो मिली एम्पियर में होता है 10 की पावर माइनस 3 होता है एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। क्लियर? ये बच्चे यहां पर बना रखा है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना रखा है। ये आपका सोर्स हो गया, यानी कि ये हो गया आपकी बैटरी, ये की यानी स्विच है, क्लोज्ड की है, ये आपका एमीटर है, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ये हमेशा बेटा सीरीज में कनेक्टेड होता है जिस डायरेक्शन में आपका इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है, यानी कि जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होता है। क्लियर नोट? बात समझ में आ गई बेटा इतनी? वेरी नाइस। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी बेटा, करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, और एमीटर जो होता है बेटा आपका वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ओके, वेरी गुड। जैसे कि बेटा एग्जांपल देखिए यहां पर 11.1, इसमें बोला क्या गया है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक बल्ब के अंदर से बेटा, बल्ब में मतलब फिलामेंट के थ्रू करंट जो फ्लो करता है वो हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है? 0.5 एम्पियर। टाइम कितना? 10 मिनट्स। तो पहले हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। हमें निकालना बेटा टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आई इंटू टी करना पड़ता है। तो आई आपके पास 0.5 है, क्यू आपका 600 है, तो आंसर आ गया आपका 300 कूलम्स। समझ गए? वेरी गुड। अब देखो बेटा इंटेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस? तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उससे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यूनिट ऑफ करंट को हमें डिफाइन करना है, यानी कि 1 एम्पियर्स इज इक्वल टू द 1 कूलम्स पर सेकंड, यानी कि फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। ठीक है, हमें क्या करना बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज करते थे। टोटल चार्ज हमारा 1 कूलम्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। तो यहां से n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 19 की पावर ऊपर हो जाएगी आपकी
10 की पावर पॉजिटिव 19 हो जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करें तो लगभग आपका आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा। बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जैसा आपने देखा ना वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्लियर नॉट? ठीक है बेटा। और एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे कि आपको पता है एक जब आप बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, तो उसके अंदर एक पहले क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से दोनों टर्मिनल्स में अलग अलग पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, जिसके वजह से उसके अंदर से जैसे वो सर्किट कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। W का मतलब यहां पर वर्क डन है और Q का मतलब यहां पर क्या है, चार्ज इन कूलम्ब्स। ओके, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा क्या होती है, वोल्ट होती है। और अगर 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट में होता है 1 जूल्स ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि उसका मैसेज 1 जूल्स पर कूलम्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, या 1 वोल्ट भी कह सकते हैं। क्लियर नोट? ओके, तो अगर पूछा जाए 1 वोल्ट की डेफिनेशन तो आप ध्यान रख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, 1 जूल्स ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। परफेक्ट। और इसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बेटा हमेशा पैरेलल कनेक्शंस होता है इसका। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने यहां पर, और यहां पर मैंने की लगा दिया। ठीक है, एमीटर आपको पता है बेटा सीरीज में कनेक्शन होता है, ये एमीटर हो गया। और यहां पर कोई भी हमने सपोज कीजिए एक बल्ब लगा रखा है, तो यहां पर बेटा इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से यहां पर लगेगा वोल्ट मीटर दूसरे पॉइंट तक। ये डिफरेंस को मेजर करता है, पहले पोटेंशियल कितना था, बाद में पोटेंशियल कितना है, तो इनके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये वोल्ट मीटर हमेशा अप्लायंसेस के पैरेलल में कनेक्शन होता है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और इनमें जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को रोकता है, वो रेजिस्टेंस क्या होती है यहां पर बेटा, हाई होती है वोल्ट मीटर में, और एमीटर में लो होती है। ठीक है, ओके, चलिए बेटा देखिए एग्जांपल आपका जो दे रखा है 11.2, इसमें क्या बोला गया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज एट 2 पॉइंट्स, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी मेंशन है। तो बेटा आपको पता है फॉर्मूला भी ध्यान था आपको, ये होता है W अपॉन में Q होता है। हमें निकालना पड़ेगा W, तो W के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, V को Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V कितना है 12 है और Q कितना है 2 है, तो अगर 24 जूल्स आ जाएगा हमारा आंसर। परफेक्ट, देख लो यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए बेटा इंटेक्स क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोला नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो बेटा आपको बताना है कि ऐसा डिवाइस बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो एक सोर्स हो सकता है, और सोर्स यहां पर आपका बल्ब बैटरी भी हो सकती है, और इट कैन बी अ सेल आल्सो। ये कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल्स ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। आपको बेटा चार्ज गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आपको वर्क निकालते हैं। क्या होता है बेटा W इक्वल्स टू V इंटू Q होता है। V की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 6 वोल्ट इंटू में 1 जाएगा 6 जूल्स एनर्जी इज गिवन। डन और नोट, वेरी नाइस। ओके, अब बात करते हैं बेटा सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, दीज आर द कन्वेंशंस, मतलब एक तरीके से साइन कन्वेंशंस होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है या सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम अलग अलग कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जैसे वायर को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक सेल बेटा आपको पता है पॉजिटिव को हम लॉन्ग टर्मिनल से दिखाते हैं, इसको हम नेगेटिव को इस तरीके से दिखाते हैं। बैटरी बेटा कॉम्बिनेशन सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स कनेक्ट कर दो तो ये आपका बैटरी बन गया। प्लग की अगर आपको ओपन है स्विच तो आपको इस तरीके से दिखाना है, क्लोज है तो इस तरीके से दिखाना है। अगर 2 वायर एक दूसरे ज्वाइंट है तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। अगर एक दूसरे क्रॉस करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल्स से। बल्ब का सिंबल बेटा ये होता है आपका, ये हो गया एक रेजिस्टर, मतलब जो भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो उसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और रियोस्टेट क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस।
मतलब इसमें हम रेजिस्टेंस चेंज करते जाते हैं लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है, जिसके अकॉर्डिंग करंट में फ्लक्चुएशन आता है। एमीटर बेटा आपको पता है करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ओके, अब बेटा कंसीडर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं, और ये जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर नोट? वेरी गुड बेटा। देखो, ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जैसा कि 11.1 में भी गिवन है। उन्होंने क्या करा, आपका अलग अलग 1.5 वोल्ट की उन्होंने सेल्स ली, 4 सेल्स ली, और एक वायर ली जिसका नाम था नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम बेसिकली बेटा एलॉय होता है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन मेटल से मिलकर बना होता है। क्लियर? अब इन्होंने क्या करा बेटा, एमीटर भी लगा दिया, वोल्ट मीटर भी लगा दिया इस नाइक्रोम वायर के साथ, ठीक है। 0.5 मीटर की आपकी नाइक्रोम वायर थी। अब इन्होंने क्या किया, पहले एक इन्होंने सेल लगाया, फिर उन्होंने करंट भी मेजर किया और वोल्टेज भी मेजर करी, ठीक है। 2 सेल लगाया, फिर करंट मेजर किया, 3 सेल लगाया, फिर करंट मेजर किया, 4 सेल लगाया, फिर करंट मेजर किया। तो उन्होंने बड़ा कंक्लूजन ये मिला इनको, क्या मिला कि जब इन्होंने रेशियो निकाला वोल्टेज और करंट का, ये हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, मतलब फिक्स वैल्यू आ रही थी, ठीक है। ओके, तो यहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई जब आप बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की, तो ओम्स लॉ कहता है, इट स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने बेटा क्या करा, इन्होंने फिर इसके बाद देखा कि भाई जब इसको हम रेशियो निकालते हैं इसका V/R, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिसको उन्होंने R से रिप्रेजेंट करा, और इस R को इन्होंने बोला क्या, रेजिस्टेंस बोला। क्या बोला बेटा, रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जितना बड़ा बेटा इनका स्लोप होगा, जैसे सपोज कि मैंने इसको 3 फॉर्म में बना दी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। स्लोप किसका ज्यादा बेटा, इसका स्लोप कम है, इसका बहुत ज्यादा है, इसका स्लोप बहुत से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगी इसकी सी वाले की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, बी वाले कम होगी, और ए वाले की सबसे कम रेजिस्टेंस होगी। समझे बात? यानी एक्चुअल में बेटा बी और आई का जो ग्राफ है ना, इसका स्लोप हमेशा क्या देगा हमें, इसका स्लोप हमें देगा V/I देगा, जो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, रेजिस्टेंस बताता है वो कितना करंट को रोक रहा है, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है। जो क्या करता है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी रेजिस्टेंस की जो करंट के फ्लो को रोकता है, और करंट के फ्लो को जो रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहीं से बेटा इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है ओम, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब आपने बेटा देखा रिलेशन की V/IR हो जाएगा से आपका, तो अगर आपको R निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V/I करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर? वैसे बेटा अगर आप 1 ओम्स की बात करेंगे तो 1 ओम्स का मतलब क्या होता है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 है और करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, तो वो आपका 1 ओम हो जाएगा। क्लियर बेटा? बात ध्यान रहेगी। वेरी गुड। एक बात और बेटा, करंट और जो रेजिस्टेंस होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में बढ़ा दो तो ऑब्वियसली बात है वहां से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो करंट हाफ हो जाएगा, अगर करंट को मैं डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। समझे बात को? मतलब अगर किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर की अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। ओके। और कभी कभार बेटा हम एक ना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। देखो अगर आपके घर में बेटा 220 वोल्ट करंट आ रहा है सपोज कीजिए, तो रियोस्टेट क्या करता है, जैसे रेगुलेटर लगे होते हैं ना बेटा आपके फैन के लिए, है ना, कम ज्यादा करने के लिए उसको, तो उसमें कहता है हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं या कम करते हैं जिसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो जो होता है कम हो जाता है।
ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। ओके ओके, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अप्लायंसेस वर्क करेगा तो उसे हम रियोस्टेट कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस में वेरिएशंस कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग करंट का अमाउंट में चेंज आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, वो हम कंटिन्यूसली सेम अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे उन्होंने एक ना एक्टिविटी यहां पर दे रखी है, इन्होंने अलग अलग कंडीशंस बेटा ले रखी है, जो कि यहां पर पैराग्राफ में समझा रखा है। ओके, इसमें बोला क्या गया है, द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये तो आपको पता है बेटा, अलग अलग अगर कंपोनेंट्स की आप बात करेंगे तो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। जैसे बल्ब के अंदर अलग होगा, हीटर के अंदर अलग होगा, और अलग अलग वो जो है करंट का अमाउंट उसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब बेटा यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां से कुछ फैक्टर्स के बारे में आते हैं बेटा। देखो कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर के अगर कुछ एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस हो तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। देखो बेटा, जिस कंपोनेंट के अंदर, जिस अप्लायंसेस के अंदर, जिस भी कंपोनेंट के अंदर अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो उसका मतलब वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, अब देखो बेटा यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे कंडक्टर डिपेंड करता है। देखो वैसे बेटा इस एक्टिविटी में उन्होंने ये चीज बता रखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक में। ओके, देखो आपको बेटा ध्यान रखना है, ओम्स तो जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है एक तो लेंथ ऑफ द वायर पे। देखो अगर वायर की लेंथ ज्यादा लंबी है तो इसका मतलब बेटा रेजिस्टेंस और लेंथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होते हैं। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर? ओके, दूसरा डिपेंड करता है बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि आपने देखिए बड़ा वायर की अगर बात करें तो वायर आपकी सिलेंड्रिकल शेप में इस तरीके से होती है ना, तो इसकी अगर थिकनेस में बढ़ा दूं, अगर उसको डबल कर दो थिकनेस को, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। क्लियर चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके, तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस टाइप का मेटल यूज कर रहे हैं आप, गोल्ड यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं या आयरन यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा सिल्वर और कॉपर में जो होता है करंट का फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो बाकी जो मेटल्स उसमें क्या होता है, करंट का अमाउंट फ्लो जो कम हो जाता है। जैसे बेटा एलॉयज में क्या होता है, करंट का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसीलिए हम एलॉय को क्या यूज करते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। ओके, तो बेटा आपको पता चलेगा कि भाई यहां से जो आर रेजिस्टेंस आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो यहां से आपको एक कांस्टेंट मोड मिल जाता है जिसको हम कहते हैं रो एल अपॉन ए। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंसी को हम कहते हैं बेटा क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, क्लियर नोट। रेजिस्टिविटी का मतलब होगी एक तरीके से कंडक्टिविटी बताता है, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी कम उसकी कंडक्टिविटी होगी। क्लियर, और जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी बताता है मटेरियल की कि वो अपने अंदर से कितना कंडक्टेंस कर सकता है, मतलब कितना करंट फ्लो करवा सकता है, कि फ्लो करवा भी सकता है कि नहीं करवा सकता। ओके, क्योंकि इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसका मतलब इंसुलेटर्स में तो करंट फ्लो ही नहीं करता, इसीलिए तो ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, और एलॉयज देखो लिखा है बेटा, द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन रेंज ऑफ 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6। ये बेटा मेटल्स और एलॉयज की वो है रेजिस्टिविटी है, दो कितनी कम है। तो रेजिस्टिविटी जितनी कम है उतना ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करता है। ओके, और इंसुलेटर्स देखो बेटा रबर और उसकी बात करें ग्लास की, देखो कितनी 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 17 ohms मीटर है। ओके, देखो ना, द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। देखो एक चीज और, रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट का फ्लो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो जनरली हायर होती है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल से। ठीक है, अलॉय जो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए इनको हम यूज करते हैं इन हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर। टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं।
कॉपर एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में, हम यूज करते हैं कॉपर एल्यूमिनियम को, क्योंकि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम कॉपर और एल्यूमिनियम को ज्यादा हम किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप बेटा आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा आपके एग्जाम में कि वाई वी यूज एलओए, एलओए को हम क्यों यूज करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में। तो आपको रीजन ध्यान रखना है, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी से मेल्ट नहीं होते, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है कंपेरिजन टू द मेटल्स कंपेरिजन में। ओके, मेन चीज क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए जल्दी से मेल्ट नहीं होते। जैसे कुछ एलओएस दे रखे बेटा यहाँ पर आपका, कॉन्स्टेंटन जो कॉपर और निकल का एलओए होता है, मैंगनीज जो कॉपर मैंगनीज और निकल का एलॉय होता है, नाइक्रोम बेटा जो होता है निकल क्रोमियम मैंगनीज और आयरन का एलॉय होता है। तो ये थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। ओके, कॉन्स्टेंटन होता है कॉपर और निकल का एलॉय होता है, मैंगनीज कॉपर मैंगनीज और निकल, और नाइक्रोम होता है निकल क्रोमियम मैंगनीज और आयरन का होता है। ठीक है, निकल की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो ज्यादा है इन दोनों कंपेरिजन में। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक, रेजिस्टिविटी तक। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा। फैक्टर्स किन किन पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, आपको पता है लेंथ ऑफ द वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, और फोर्थ पॉइंट होता है टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो इन कंडीशंस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स या 1 मार्क के हिसाब से। जैसे देखो बड़े एग्जाम्पल जो है 11.3 हमें क्या गिवन है, कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम इतने सोर्स। आपको वोल्टेज गिवन बेटा 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी आपको दे रखी है 1200 ओम्स दे रखी है। आपको क्या बताना है बेटा, कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, V अपॉन में R होता है। ठीक है, V कितना है 220 है और R कितना बेटा 1200 है। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा इतना, 0.18 आ जाएगा आपका। क्लियर, दैट्स गुड। दूसरा बोला कि बेटा कितना करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल से, जिसमें 220 वोल्ट हम दे रहे हैं और करंट और हमें रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो बेटा वही फॉर्मूला लगेगा आपका V अपॉन R वाला, V इज 220 और ये जाएगा 100, तो आपका आएगा लगभग 2.2 एम्पियर्स के आसपास आएगा। क्लियर नोट, दैट्स गुड। अब देखिए बेटा एग्जांपल जो हमारा है, फोर्थ एग्जांपल 11.4। ठीक है, इसमें बोला गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज इतने वोल्ट, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है बेटा, वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट दे रखा है हमें बेटा 4 एम्पियर, यानी कि आई हमें गिवन है 4 एम्पियर। ओके, ठीक है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। ये कह रहा है कि अगर हम 120 वोल्ट कर दें तो उसमें कितना जो है करंट फ्लो करेगा। तो बात को समझना पड़ता है, देखो पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो बेटा आपको पता है एक पार्टिकुलर जो अप्लायंसेस होता है उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, तो आपको पता है ना, चाहे हम टेम्परेचर, चाहे हम उसकी उसमें चेंज करते हैं, क्या नाम है, वोल्टेज में चेंज करते हैं, करंट में चेंज करते हैं। ओके, तो उसका मतलब आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, V अपॉन में I होता है। V कितना है 60 है और ये हमारे पास में आएगा 15 ओम्स। इसकी बेटा क्या हो जाएगी, 15 ओम्स की हो जाएगी रेजिस्टेंस। क्लियर, दैट्स गुड। अब रेजिस्टेंस की बेटा क्या कह रहा है कि अगर वोल्टेज को मैं इतना कर दूं, यानी वोल्टेज आप डबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब करंट का अमाउंट भी डबल हो जाना चाहिए। तो दैट्स चेक इट आउट। करंट होता है बेटा क्या होता है, V अपॉन में R होता है। V कितना 120 और ये कितना 8 टाइम्स में जाएगा तो 8 एम्पियर से आएगा। समझो बात को, यानी कि अगर मैं वोल्टेज को डबल करता हूं तो इसका मतलब करंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखो, इसमें बोला रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल जिसकी लेंथ कितनी बेटा, इतनी मीटर है, यानी कि हमें L गिवन है, रेजिस्टेंस भी हमें ऑलरेडी गिवन है, R भी गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर की जो हमें डायमीटर गिवन है बेटा कितनी गिवन है, 0.3 mm गिवन है। ओके, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है बेटा। आपको पता है रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला, पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है बेटा आपका, अगर आप रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका R इंटू A अपॉन में L हो जाएगा। ठीक है, लेंथ आपको पता है, एरिया निकालने के लिए बेटा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई इंटू डी स्क्वायर, मतलब पाई कितना बेटा आपका 3.14 होता है
डी कितना 0.3 mm एमएम में बेटा, तो एमएम में तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो मिली से सेंटी फिर डेसीमीटर, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा बताइए, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये आपका 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसमें डाल देंगे बेटा आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा जो है आपका 26 ओम। एल आपका 1 मीटर हो गया, एल नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ए आएगा ना। ए आपका कितना बेटा 3.14 मल्टीप्लाई में 0.3 का स्क्वायर बेटा 0.09 और 10 की पावर ये रहेगा -6 हो जाएगा, डिवाइड में ए डिवाइड में एल 1 मीटर। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा इतना। क्लियर नोट, बस ध्यान रखना बेटा आपने वैल्यूज क्या डालनी है, कहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर। एग्जाम्पल जो हमारे 11.6 इसको देखते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, हमें एक लेंथ गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें ए गिवन है। रेजिस्टेंस भी हमको पता है, बोला क्या है कि दूसरी जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी जब लेंथ को L/2 ले रहे हैं और एरिया को कितना ले रहे हैं 2a ले रहे हैं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का क्या करेंगे, आपको पता है फर्स्ट वायर की जो रेजिस्टेंस हमें दे रखी है वो क्या होगा बेटा, रो L/A होता है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन कितना बेटा 4 ओम्स गिवन है। सेकंड वायर की रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो रो तो बेटा ऐसे रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू L/2 हुआ आपका A आपका डबल हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से रो L/4 इंटू A, और ये वाला जो पूरा पार्ट था बेटा कितना था आपका, ये R1 था। तो इसका मतलब ये हो जाएगी रेजिस्टेंस आपकी 1/4 हो जाएगी, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 4 ये आ जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ आपके इंडेक्स क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। देखो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस जो कंडक्टर डिपेंड करती है। पहली बात तो आपको पता है नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। तो आपको पता है बेटा थिक वायर से करंट आपका इजिली फ्लो करेगा, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन बेटा, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अगर रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंपोनेंट्स डिक्रीज टू द हाफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले थी आपकी V थी, अब उसको हमने क्या करते हैं, नई वाली जो बन गई हमारी वो बन गई V/2। ठीक है, व्हाट इज द चेंज विल बी इन द करंट। वो कह रहा है करंट में क्या चेंज आएगा, तो बेटा करंट और वोल्टेज दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो आपको पता है जब V निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा I/R होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया तो I हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करूं तो नया करंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो भी आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा हाफ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर द कोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय। देखो बेटा आपको पता है एलॉय इज बेसिकली क्या होता है, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है कंपेरिजन टू द मेटल्स हाई होती है, और ये जल्दी से मेल्ट भी नहीं होते, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस वगैरह में, जैसे आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। ओके बेटा, तो ये चीज आपने याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा 5 देखो क्या कर रहा है, यूज द टेबल 11.2 आपको यूज करना और आंसर करना है। विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर। तो आपको बेटा ऑब्वियसली पता है बेटा आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है कंपेरिजन टू द मर्क्यूरी कंपेरिजन में। क्लियर। तो यानी कि बेटा यहाँ पर पूछा गया विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो आपका सिल्वर होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है। ओके क्लियर, तो दैट्स गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे आगे जो कॉन्सेप्ट हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन टेक्स्ट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।